आज हम कक्षा 12 में रसायन विज्ञान के पहले अध्याय जिसका नाम है ठोस प्रावस्था का अध्ययन करेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ठोस, द्रव और गैस। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहला पदार्थ होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। इस प्रकार से 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम ठोस पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस पदार्थ पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों का संगठन या फिर पदार्थों का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है परमाणु। जब परमाणु आपस में संयुग्मित होते हैं या फिर जुड़ते हैं तो अणु का निर्माण होता है, और जब अणु आपस में संयुग्मित होते हैं या फिर एकत्रित होते हैं तो अणुओं से पदार्थ का निर्माण होता है। कभी कभी थ्योरी में बीच बीच में कहीं कहीं पर यौगिक शब्द भी लिखा आता है। तो हम आपको बता दें, जो हम अभी पदार्थ बोल रहे हैं, पदार्थ को ही यौगिक कहा जाता है। अर्थात हम या तो पदार्थ बोल सकते हैं या फिर उसी को यौगिक भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से पदार्थ का या फिर यौगिक का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, जो पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वो है परमाणु। परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है और अणुओं से मिलकर के पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत हम ठोस पदार्थों का अध्ययन करेंगे। तो पाठ्य पुस्तक में ठोस प्रावस्था अध्याय का नाम है और उसमें सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ठोस पदार्थ के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। तो ठोस पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण या फिर अवयवी तत्व अधिक पास स्थित होते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठोस पदार्थों के जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य में प्रबल बंध जुड़ा होता है, जिसके कारण ठोस पदार्थ अत्यंत कठोर होते हैं। यदि हम पदार्थ में ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ की तुलना करें तो ठोस पदार्थ के अवयवी कण द्रव और गैस पदार्थ के अवयवी कणों से काफ़ी पास स्थित होते हैं, जिसके कारण ठोस पदार्थों में विसरण दर सबसे कम होती है। यदि हम एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं अवयवी कणों की, तो इस प्रकार से हम 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम ठोस मान लें, ठोस, सेकंड द्रव और तीसरे स्ट्रक्चर को हम गैस मान करके चलते हैं। तो इस प्रकार से हम पहले 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसके बाद में हम जो पदार्थ हैं उनके अवयवी कणों को प्रदर्शित करेंगे। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थों के अवयवी कण अत्यंत पास स्थित होते हैं, अभी हमने बताया था, जिसके कारण जो ठोस पदार्थ होते हैं वो अत्यंत मजबूत होते हैं और कठोर होते हैं। इस प्रकार से यदि हम ठोस की अपेक्षा द्रव के अवयवी कणों को देखें तो ठोसों की अपेक्षा द्रव के अवयवी कण थोड़े दूर स्थित होते हैं, इस प्रकार से। और यदि हम
द्रव पदार्थों के अवयवी कणों की अपेक्षा करें गैस पदार्थ से, तो जो गैस पदार्थ होते हैं उनके अवयवी कण और अधिक दूर दूर स्थित होते हैं, इस प्रकार से। तो अभी हमने बात की थी विसरण दर की, तो ध्यान दें जो ठोस होते हैं ठोसों की विसरण दर द्रव और गैसीय पदार्थों की अपेक्षा सबसे निम्नतम होती है, अर्थात ठोस की विसरण दर सबसे कम, उससे अधिक विसरण दर होती है द्रव की और सबसे अधिक विसरण दर होती है गैस पदार्थों की। जैसे कि एक अपन उदाहरण ले लें, जैसे कि मान के चलो एक ठोस पदार्थ लें, ठोस पदार्थ में हमने ले ली चीनी जिसे शक्कर बोलते हैं। यदि हम चीनी के कुछ दाने जल में घोलें और उसको मिक्स करें तो घुलने में अधिक टाइम लगेगा, जबकि यदि हम दो द्रव आपस में लें और उनको मिक्स करें, जैसे कि एल्कोहल प्लस जल को यदि हम मिक्स करेंगे तो जल्दी से मिक्स हो जाएगा, अर्थात ठोस की अपेक्षा द्रव की विसरण दर अधिक है। उसके बाद यदि हम गैस की बात करें, जैसे कि गैस में हम उदाहरण ले सकते हैं एलपीजी गैस का। एलपीजी गैस का जो रेगुलेटर होता है, यदि हम उस रेगुलेटर को 1 या 2 सेकंड के लिए ओपन करें तो एलपीजी गैस तीव्रता से लीक होती है और पूरे जहाँ पर वातावरण जो होता है, जिस वातावरण में एलपीजी गैस की टंकी रखी है वो तुरंत फैल जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो गैस होती है गैस की विसरण दर सबसे अधिक होती है। अब हम बात करेंगे आखिर ये विसरण है क्या, तो आइए सबसे पहले हम अब विसरण देखते हैं। तो विसरण की सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन देखेंगे, अर्थात परिभाषा। तो विसरण की परिभाषा है वह प्रक्रिया जिसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, विसरण कहलाता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि विलेय के कण कम सांद्रता से नहीं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब गमन करते हैं तो वह क्रिया कहलाती है विसरण। यहाँ पर 2 वर्ड आते हैं, एक तो आया है विलेय और दूसरा आया है विलायक। यदि हम इनको देखें तो ये विलेय और विलायक, एक वर्ड आता है विलयन। विलयन में विलेय भी होता है और विलायक भी होता है। यदि हम विलयन में विलेय की बात करें तो विलयन में वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय बोलते हैं, अर्थात विलेय की मात्रा होती है कम और विलायक की मात्रा होती है अधिक। जैसे कि एक अपन उदाहरण ले लें, उदाहरण में अपन लेते हैं शक्कर का घोल या फिर चीनी का घोल भी उसको बोल सकते हैं, शक्कर का घोल। यदि हम शक्कर के घोल में देखें तो यहाँ पर विलायक विलेय होगी शक्कर और विलायक होगा जल, क्योंकि शक्कर के घोल में जल की मात्रा अधिक होती है जबकि चीनी या शक्कर की मात्रा कम होती है। तो इस प्रकार से ये हो गया विसरण, अर्थात जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें विसरण दर सबसे कम होती है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में आते हैं ठोस पदार्थों के गुण। तो गुण या फिर सामान्य लक्षण। तो आइए हम बात करते हैं ठोस पदार्थों के सामान्य लक्षणों पर। ठोस पदार्थों के सामान्य लक्षण। ठोस पदार्थों के यदि सामान्य लक्षण की बात करें तो ठोस पदार्थों का सबसे प्रमुख लक्षण है
जो ठोस पदार्थ होते हैं वो अत्यंत कठोर होते हैं। ये है सबसे पहला लक्षण, जो ठोस पदार्थ होते हैं वो अत्यंत कठोर होते हैं, फर्स्ट। उसके बाद में दूसरा लक्षण है, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका द्रव्यमान निश्चित होता है। द्रव्यमान निश्चित होता है अर्थात द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद में तीसरा लक्षण आता है आकार। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार भी निश्चित होता है। उसके बाद में चौथा अंतर आता है, इनमें जो इनके अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों के मध्य में अंतराणुक बल या फिर प्रबल आकर्षक बल कार्य करता है। अर्थात इनके जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य में अंतराणुक बल कार्य करता है, जिसके कारण ठोस पदार्थों के अवयवी कण मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से ये ठोस पदार्थों के सामान्य लक्षण हो गए। अब हम अध्ययन करेंगे ठोस पदार्थों के वर्गीकरण का। तो ठोस पदार्थों का वर्गीकरण उनके अवयवी कणों के आधार पर करते हैं। तो ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, ठोस पदार्थों का वर्गीकरण ठोस पदार्थों को उनके अवयवी कणों के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति प्राप्त होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वो एक निरंतर एक समान क्रम में विन्यस्त होते हैं, जिसके कारण क्रिस्टलीय ठोसों का दीर्घ परासक्रम होता है। अर्थात जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दीर्घ परासक्रम प्रदर्शित करते हैं। दीर्घ परासक्रम से तात्पर्य है क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण एक सरल रेखा में विन्यस्त होते हैं, एक समान विन्यस्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनकी ज्यामितीय आकृति समान हो या फिर ज्यामितीय आकृति एक जैसी विन्यस्त हो एवं दीर्घ परासक्रम प्रदर्शित करते हों, ऐसे ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है हीरा। हीरा के अलावा सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक बोलते हैं। इस प्रकार से ये हो गए दो उदाहरण, हीरा या फिर सोडियम क्लोराइड। वैसे इसमें ग्रेफाइट भी आता है। अब हम बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस की। तो अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है, ऐसे ठोसों को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की जो परासक्रम होती है वो लघु परासक्रम प्रदर्शित करते हैं। और अक्रिस्टलीय उदाहरण का सबसे अच्छा उदाहरण है कांच। जो कांच होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। अब आता है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में विभिन्नता। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में जो विभिन्नता दी गई है वो कुछ उसमें पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट में दिया गया है ज्यामिति, अर्थात ज्यामिति के आधार पर। दूसरा दिया गया है गलनांक,
तीसरा दिया गया है पराश्रम, और चौथा दिया गया है चाकू से काटने पर, चाकू से काटने पर। इस प्रकार से 4 आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में विभिन्नता बताई गई है। जैसे कि यदि हम ज्यामिति की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति आकृति निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है। तो ये हो गई ज्यामिति। उसके बाद में आता है गलनांक। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण से तात्पर्य है जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस एक लंबे ताप क्रम पर पिघलते हैं, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है। उसके बाद में आता है पराश्रम। पराश्रम से तात्पर्य होता है स्ट्रक्चर, अर्थात जो पदार्थ होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, इनकी आंतरिक संरचना को बोलते हैं पराश्रम। तो यदि हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के पराश्रम की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों का पराश्रम दीर्घ होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का जो पराश्रम होता है वो लघु पराश्रम प्रदर्शित होता है। उसके बाद में आता है चौथा पॉइंट, चाकू से काटने पर। यदि हम क्रिस्टलीय ठोसों को चाकू से काटते हैं तो समतल सतह या फिर समतल फलक प्राप्त होती है, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों को चाकू से काटने पर असमतल फलक प्राप्त होती है, अर्थात जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी सतह बिल्कुल एक समान उपस्थित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की सतह टेढ़ी मेढ़ी या फिर तिरछी प्राप्त होती है। अब आगे आते हैं अंतर। तो इस अध्याय में जो क्वेश्चन दिया गया है, इस अध्याय का ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो आप लोगों को नोटबुक में सिर्फ अभी तक एक क्वेश्चन नोट करना है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान रखना, जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी 4 ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और कभी कभी फर्स्ट अध्याय से 4 नंबर का एक प्रश्न बनता है। तो उसमें सबसे प्रमुख है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। आपकी पाठ्य पुस्तक जो रसायन विज्ञान की किताब है नवबोध की, उसमें तीसरे पृष्ठ पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर दिए गए हैं। तो उस पाठ्य पुस्तक में 6 या 7 अंतर दिए गए हैं, तो उसमें से आपको 5 अंतर लिखना है। जैसे कि पहला अंतर हो जाएगा, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको चाकू से काटने पर समतल सतह प्राप्त होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस में आ जाएगा, यदि हम अक्रिस्टलीय ठोसों को चाकू से काटें तो असमतल सतह फलक या फिर प्राप्त होती है। दूसरा, यदि हम जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव या फिर छद्म ठोस कहा जाता है। ध्यान रखना, क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस इसलिए कहते हैं क्योंकि वास्तव में वह किसी भी अवस्था में देखें वह कठोर अवस्था में या ठोस अवस्था में ही प्राप्त होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस कभी कभी परिस्थिति ऐसी बनती है कि वह थोड़ी लिक्विड अवस्था में भी प्राप्त हो जाता है। जैसे कि
आपने देखा होगा कभी कभी किसी किसी परिस्थिति में जो कांच होता है पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के ठोसों को कहा जाता है छद्म ठोस या फिर अति शीतित द्रव ठोस। उसके बाद में आता है गलनांक। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के तीक्ष्ण या फिर निश्चित गलनांक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के अनिश्चित गलनांक होते हैं, अर्थात एक लंबे ताप क्रम पर वो पिघलना शुरू करते हैं। उसके बाद में आता है इनका शीतलन वक्र सतत होता है, नहीं असतत होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका शीतलन वक्र असतत होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र सतत होता है। ध्यान रखना, शीतलन वक्र से तात्पर्य है धीरे धीरे से पिघलना। ये देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें चाहे कितना भी तापमान बढ़ाते जाएं, ऐसा नहीं है कि वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट करेंगे, वो पिघलते जाएंगे। इनका तापक्रम निश्चित है, एक तापक्रम आने पर ये टोटल पूर्णतः लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका शीतलन वक्र सतत होता है। सतत से तात्पर्य है यदि हम कांच को पिघलाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 110 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसे ही रखेंगे, कांच धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट करता है, और जैसे जैसे ताप में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे कांच पिघलता जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। ध्यान रखना, पहले अध्याय का ये क्वेश्चन आप सभी को नोट करना है, ठीक है।